पादप जगत हमारे आसपास वातावरण में पादप विविधता विद्यमान है। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पादपों पर निर्भर है। पादपों के दो भाग होते हैं, कायिक और जनन भाग, तथा प्रत्येक भाग अलग अलग कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। बीजों का प्रसार पादपों में उस तरह की विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसे हम अपने आसपास देखते हैं। इसके अलावा ये पादपों में प्रजनन ही है जो वनस्पति जगत की वृद्धि में सहायक है। वनस्पति जगत जो शीघ्र ही समाप्त हो रहा है में विविधता को बनाए रखने के लिए गंभीर संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। पादपों के प्रकार में शाक, हब्स, हरे और कोमल तने वाले पादपों को शाक कहते हैं। ये आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं होती। झाड़ियाँ, सब्ज़, ये वे पादप हैं जो अपने आधार के पास शाखाएं विकसित करते हैं। इनका तना कठोर और पतला होता है। वृक्ष, ट्री, कठोर और मोटे तने वाले पादप जो बहुत ऊंचे होते हैं तथा जिनके तने के ऊपरी हिस्से में शाखाएं होती हैं, वृक्ष कहलाते हैं। लताएं, क्रीपर, कमज़ोर तने वाले पादप जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं लेकिन ज़मीन पर फैल जाते हैं, उन्हें लताएं कहते हैं। विसर्पी लता, क्लाइंबर्स, जो पादप किसी का सहारा लेकर चढ़ते हैं, उन्हें विसर्पी लता या आरोही पादप कहा जाता है। पादपों का संरचनात्मक संगठन तना ये जल और खनिजों को पौधों के अन्य भागों तक ऊपर की ओर ले जाता है। ये पतली सपाट आमतौर पर हरे रंग की संरचना होती है जो पादपों के तने या शाखा से जुड़ी होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा यह तनों से जुड़ी होती है उसे पर्णवृत्त पेटियोल कहते हैं। पत्तों का चौड़ा हरा भाग फलक लैमिना कहलाता है। पत्ती पर मौजूद रेखाओं को सिराएं कहते हैं। पत्ती के बीच में एक प्रमुख रेखा जो मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों में सिराओं द्वारा बनाई गई आकृतियों को पर्ण शिरा विन्यास कहते हैं। जालीदार सिरा विन्यास में मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है। घास जैसी कुछ अन्य पत्तियों की समानांतर सिराएं होती हैं, इन्हें समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें मौजूद हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन अंततः पौधे के लिए विभिन्न भागों में संचित हो जाता है। पत्तियों वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की भी ह्रास होता है। जड़ें, पादपों में मूल रोम द्वारा परासरण प्रक्रिया से जल अवशोषण होता है। पादपों की जड़ों का कार्य भूमि से जल व पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पादपों को सहारा प्रदान करना है। मुख्य जड़ों में मूसला जड़ कहा जाता है और छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहा जाता है। कुछ पादपों में मुख्य जड़ नहीं होती, उनकी सभी जड़ें एक जैसी लगती हैं और इन्हें रेशेदार जड़ें कहा जाता है। अधिकांश पादपों में पर्णशिरा विन्यास और जड़ के प्रकार संबंधित होते हैं। मूल जड़ों में जाल जैसे सिरा विन्यास होती है, जबकि रेशेदार जड़ों में समानांतर सिरा विन्यास होता है। जड़ें मृदा से जल, खनिज अवशोषित करती हैं तथा तना उन्हें पत्तियों और पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन तैयार करती हैं। यह भोजन तने के माध्यम से पादप के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। कुछ खाद्य पदार्थ जड़ के रूप में खाए जाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टैपियोका। पुष्प की प्रमुख भाग होती हैं। अलग अलग पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। छोटी पत्ती जैसी संरचनाओं से बने भागों को बाह्यदल
को बादल कहते हैं। पुष्प के आंतरिक भाग को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर पुष्प का मादा प्रजनन अंग है। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। अंडाशय स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय में छोटी छोटी मनके जैसी संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। इसमें पराग कोश और तंतु होते हैं। पराग कोश पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग होता है, जहाँ परागकण बनते हैं तथा संग्रहित होते हैं। तंतु पतला डंठल होता है जो पराग कोश को सहारा प्रदान करता है। पादप पर्यावास और अनुकूलन। किसी पर्यावास में रहने वाले जीव अर्थात पादप और जंतु दोनों इसके जैविक घटक है। आवास में मौजूद निर्जीव तत्व जैसे चट्टान, मृदा, वायु और जल इसके अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो जीवों को उनके परिवेश में बेहतर ढंग से रहने में सहायता करती हैं। विशिष्ट लक्षणों या कुछ आदतों की उपस्थिति जो किसी जीव को किसी स्थान पर स्वाभाविक रूप से रहने हेतु सक्षम बनाती हैं, अनुकूलन कहलाती हैं। यह हर पर्यावास में भिन्न होता है। अनुकूलन वह विधि है जिसके द्वारा जीव जलवायु के साथ अच्छी तरह से समायोजित हो जाते हैं। इसमें काफ़ी समय लगता है, क्योंकि किसी क्षेत्र के अजैविक कारक अत्यधिक धीरे परिवर्तित होते हैं। आपदाओं या परिवेश में अचानक परिवर्तन की स्थिति में केवल अनुकूलित जीव ही जीवित रहते हैं। जीव भिन्न अजैविक कारकों के प्रति भिन्न तरीकों के अनुकूलन करते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न पर्यावासों में विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। पर्यावास का अर्थ निवास स्थान, घर, वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं पर्यावास कहलाता है। स्थलीय पर्यावास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, भूमि पर रहने वाले पादप और जंतु स्थलीय पर्यावास में रहते हैं। स्थलीय पर्यावास के उदाहरण वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र आदि हैं। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की बहुत कम क्षति होती है। इन पादपों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी और कांटों के रूप में होती हैं। यह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियों से होने वाला जल की क्षति को कम करने में मदद करता है। कैक्टस में पत्ती जैसी संरचना उनके तने होते हैं। इन पादपों में प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर तनों द्वारा किया जाता है। तना एक मोटी मोम की परत से ढका होता है जो पादप के ऊतकों से जल को संग्रहित रखने में मदद करता है। अधिकांश मरुस्थलीय पादपों की जड़ें जल अवशोषण के रूप में मृदा में बहुत गहराई तक जाती हैं। पर्वतीय पर्यावास आमतौर पर बहुत ठंडे, वायुदार और बर्फीले होते हैं। यहाँ के पेड़ ज़्यादातर शंकु के आकार के होते हैं और उनकी शाखाएं झुकी हुई होती हैं। इसमें से कुछ पेड़ों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इसमें वर्षा का जल और बर्फ आसानी से नीचे सड़क के गिर जाता है। जलीय पर्यावास, ये पर्यावास जिनमें पादप और जल में रहते हैं, जीव जल में रहते हैं, जलीय पर्यावास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए झील, नदियाँ, महासागर और सागर। समुद्री घास की जड़ों का एक घना जाल होता है जो उन्हें रेतीले या कीचड़ भरे समुद्र तल में स्थिर रखता है। ये जड़ें पादपों को स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। तालाब और झीलें, कुछ जलीय पादपों की जड़ें जल के नीचे मृदा में जमी होती हैं, जिन्हें जड़ में आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनका मुख्य कार्य पादप को उनकी जगह पर बनाए रखना होता है। इन पादपों के तने लंबे, खोखले और हल्के होते हैं। तने जल की सतह तक बढ़ते हैं, जबकि पत्तियां और पुष्प जल की सतह पर तैरते हैं। कुछ जलीय पादप जल में डूबे रहते हैं। इन पादपों की पत्तियां सक्रिय और पतले रिबन जैसी होती हैं जो बहते जल में मुड़ सकती हैं। पादप जगत के लक्षण: भोजन की आवश्यकता। सभी जीवित जीव, जिनमें पादप और जंतु भी शामिल हैं, ऊर्जा के लिए भोजन पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों के अंदर होने वाली
अन्य जीवन संबंधी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वृद्धि सभी पादप समय के साथ वृद्धि और परिपक्वता प्रदर्शित करते हैं। श्वसन यह सभी जीवित पादपों के लिए आवश्यक है। पादपों में गैस का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्तियां अपने अंदर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से वायु अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। ये वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती हैं। पादपों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में छोड़ी गई ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा होती है। पादपों में श्वसन दिन रात होता है। उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलाई रिस्पॉन्स हमारे आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलाई रिस्पॉन्स कहा जाता है। कुछ पादपों के पुष्प केवल रात में ही खिलते हैं। कुछ पादपों के पुष्प सूर्यास्त के साथ बाद बंद हो जाते हैं। कुछ पादपों में जैसे कि मिमोसा पुड़िका छुई मुई में जब कोई उन्हें छूता है तो उनकी पत्तियां बंद हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। उत्सर्जन यह सभी पादपों में एक और सामान्य विशेषता है। कुछ पादप विशिष्ट अपशिष्ट उत्पादों को स्रोत के रूप में बाहर निकालते हैं, जबकि अन्य पादप अपशिष्ट उत्पादों को अपने अंगों में इस तरह संग्रहित करते हैं कि वे पूरे पौधे को क्षति न पहुंचाएं। प्रजनन कई पादप बीजों के माध्यम से प्रजनन करते हैं जो अंकुरित होकर नए पादप बन सकते हैं। कुछ पादप बीजों के अलावा पौधों के अन्य भागों से भी प्रजनन करते हैं। उदाहरण के लिए आलू का एक हिस्सा जिनमें कलिका होती है एक नए पादप में विकसित होता है। गति पादप या पौधे आमतौर पर मृदा में स्थिर होते हैं, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते। हालांकि जल खनिज और उनके द्वारा संश्लेषण भोजन जैसे विभिन्न पदार्थ पादप के एक भाग से दूसरे भाग में चलायमान होते हैं। मृत्यु सभी जीवित प्राणियों की तरह पादपों की भी मृत्यु होती है। कुछ विशेष प्रकार के जीव हजारों वर्षों तक तभी जीवित रह सकते हैं जब वे अपनी प्रजाति के जीवों का प्रजनन करते हैं। पादपों में पोषक विधि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो पादपों के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व जीवित प्राणियों को अपना विकास, वृद्धि, शरीर के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत तथा जीवन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने हेतु सक्षम बनाते हैं। ये पोषक तत्व पादपों का भोजन के रूप में संश्लेषण किए जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य सहित जंतुओं एवं संश्लेषित नहीं किए जा सकते। मनुष्य और जंतु भोजन एवं पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर हैं। पादप ही एक जीव है जो जल, कार्बोहाइड्रेट और खनिजों का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। पोषण एक जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उनके उपयोग की विधि है। पोषण का यह तरीका जिनमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन निर्मित करते हैं उसे स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक पोषण कहा जाता है। ऐसे पादपों को स्वपोषी पादप कहते हैं। अधिकांश जीव, मानव और पशु अन्य पादपों द्वारा तैयार भोजन ग्रहण करते हैं जिन्हें स्वपरपोषी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी द्वारा पत्तियां पादपों के भोजन की फैक्ट्री होती हैं। मृदा में मौजूद जल और खनिज जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों द्वारा ग्रहण की जाती हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये छिद्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। जल और खनिज पत्तियों तक उन वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं जो जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों में फैली होती हैं। ये पोषक तत्वों को पत्ती तक पहुंचाने के लिए एक सतत मार्ग बनाते हैं।
पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक हरित वर्णक होता है। ये पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन को संश्लेषित तैयार करने के लिए किया जाता है। हरी पत्तियों के अलावा अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। वे भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। पादपों में भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यक है। यह पृथ्वी का एक अनोखी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन असंभव होता है। सौर ऊर्जा पत्तियों द्वारा ग्रहण की जाती है और भोजन के रूप में पादपों में संग्रहित की जाती है। इस प्रकार सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और जल का प्रयोग करती हैं। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण के माध्यम से दर्शाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ प्रक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका उपयोग भोजन में अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और वसा को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं और इनमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन वायु में गैसीय रूप से प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन पौधे इन्हें नाइट्रोजन के रूप में अवशोषित नहीं कर सकते हैं। मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को प्रयोज्य रूप में परिवर्तित करते हैं और मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। ये जल के साथ पादप द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उर्वरकों में भी नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, जिसे किसान कृषि योग्य मृदा में मिलाते हैं। पोषण के अन्य प्रकार परपोषी द्वारा जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता वे भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ऐसे पादप अन्य पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं। वे पोषण की विषम पोषी विधि का उपयोग करते हैं। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह जिस पौधे पर आरोपित होता है उसके द्वारा तैयार भोजन ग्रहण कर लेता है। जिन पादपों पर ये आरोपित होते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है। चूँकि यह परपोषी पादप को आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित करता है, इसलिए इसे परपोषी कहा जाता है। कुछ पौधे कीटों का भक्षण अर्थात कीटों को पकड़कर उन्हें पचा सकते हैं। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण घटपर्णी है। घड़ी जैसी या सुराही जैसी संरचना पत्ती का अधिकांश भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग ढक्कन का निर्माण करता है जो घड़े के मुंह के आकार को खोल और बंद कर सकता है। घड़ीनुमा के अंदर रोम होते हैं। जब कीट अंदर के घड़े के अंदर जाता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और कीट फंस जाता है। फंसा हुआ कीट में उलझ जाता है। घड़े में स्रावित पाचक रस द्वारा कीट को पचाया जाता है और उनके पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं। ऐसे कीट खाने वाले पादपों को कीट भक्षी पादप कहा जाता है। कोशिका वातावरण में सजीवों का शरीर छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य झिल्ली से घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका अधिकांश कोशिकाओं में एक विशिष्ट केंद्र में स्थित गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक न्यूक्लियस कहते हैं।
केंद्रक जेली जैसी एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे केंद्रिका द्रव साइटोप्लाज्म कहा जाता है। मृत जीवी कवकों फंगस के पोषण का तरीका अलग होता है। वे मृत और सड़े हुए पदार्थों के पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पोषण के इस तरीके को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। मृत जीवी पोषण वाले ऐसे जीवों को मृतोपजीवी कहा जाता है। अचार, चमड़े, कपड़े और अन्य वस्तुओं को जब लंबे समय तक गर्म और आर्द्र मौसम में खुला छोड़ दिया जाता है तो उन पर कवक विकसित हो जाते हैं। सहजीवी संबंध है। कुछ जीव एक साथ रहते हैं तथा आश्रय और पोषक तत्व दोनों साझा करते हैं। इस संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों के अंदर रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता करते हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त शैवाल तथा पोषक कवक एक साथ रहते हैं। कवक शैवाल को आश्रय जल और खनिज प्रदान करता है तथा बदले में शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करता है। मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति पादप निरंतर मृदा से खनिज और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जिससे मृदा में उनकी मात्रा कम हो जाती है। मृदा को समृद्ध बनाने के लिए समय समय पर इन पोषक तत्वों को बाहर से मिलाना जरूरी होता है। किसान मृदा में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक का प्रयोग करते हैं। फलीदार युक्त पादपों को उगाने पर मृदा से नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा अवशोषित हो जाती है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इन पादपों को घुलनशील रूप में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकता है, इसे उपयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित कर सकता है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, इसलिए अक्सर चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलियों की जड़ों में सहजीवी रूप से रहता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है। बदले में पादप जीवाणु को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। राइजोबियम और फलीदार पादपों के बीच सहजीवी संबंध होता है। यह संबंध किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे उन जगहों पर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं जहां फलीदार पादप उगाए जाते हैं। ज़्यादातर दलें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। पादपों में श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। सभी सजीवों को अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अन्य सजीवों की तरह पादप भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए श्वसन करते हैं। वे वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। पादपों के प्रत्येक भाग स्वतंत्र रूप से वायु से ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर सकते हैं। पादपों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए रंध्र नामक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पादपों के अन्य सभी जीवित कोशिकाओं की तरह जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जड़ें मृदा के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों खाली स्थानों में उपस्थित वायु को ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पादपों के पदार्थ का परिवहन पादप जड़ों के माध्यम से मृदा से जल, खनिज, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधों के लिए भोजन तैयार करते हैं। भोजन ऊर्जा का स्रोत है और ग्लूकोज के विखंडन से जीव के प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिलती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसलिए
जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विचारणीय बिंदु है कि क्या होता है जब गमले में लगे पादपों को ज़रूरत से ज़्यादा जल दिया जाता है। गमले में लगे पादपों की ज़रूरत से ज़्यादा जल से भर दिया जाता है, तो इसका अर्थ है कि वे प्रभावी ढंग से अवशोषित या उपयोग करने की क्षमता से अधिक जल प्राप्त कर लेते हैं। इसका परिणाम हो सकता है कि जड़ का सड़ना, पोषक तत्वों का कम अवशोषण, पत्तियों का मुरझाना, पीला पड़ना, वृद्धि में रुकावट, फफूंद और जीवाणु रोग, पोषक तत्वों का रिसाव, फफूंद और शैवाल की वृद्धि, जल और खनिज का परिवहन। पादप जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। जड़ों में मूल रोम चलो भागो। खनिजों और जल और खनिजों का परिवहन। पादप जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। जड़ों में मूल रोम होते हैं जो जल और जल से घुले खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जड़ों की सतह क्षेत्र बढ़ते हैं। मूल रोम मृदा के कणों के बीच मौजूद जड़ के जल के संपर्क में रहते हैं। पादपों में मृदा से जड़ और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप जैसी वाहिकाएं होती हैं। विषाणु वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं से बनी होती हैं जो संवहन ऊतक का निर्माण करती हैं। जाइलम पौधे में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए व्याप्त संवहन ऊतक को जाइलम कहा जाता है। जाइलम चैनलों का एक सतत नेटवर्क का निर्माण करता है जो तने और शाखाओं के माध्यम से जड़ों को पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार पूरे पौधे तक जल पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन और पत्तियों में संश्लेषित होता है। इसे पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। ये कार्य फ्लोएम नामक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों के पदार्थों का परिवहन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन जब पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व जल अवशोषित करते हैं तो पादप द्वारा संपूर्ण जल का उपयोग नहीं किया जाता है। अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पत्तियों पर मौजूद रंध्रों के माध्यम से वाष्पित हो जाता है। पत्तियों में जल के वाष्पीकरण से जल चूषण अभिकर्षण खिंचाव उत्पन्न होता है जो विशाल वृक्षों में जल को अत्यधिक ऊंचाई तक ले जा सकता है। वाष्पोत्सर्जन से पौधों को ठंडक भी मिलती है। पादपों के जनन अपने माता पिता से नए जीवों का जन्म प्रजनन के रूप में जाना जाता है। प्रजनन के कारण ही इतने सारे जीवों के अस्तित्व देखने को मिलते हैं। प्रजनन में सबसे बुनियादी स्तर पर शरीर की संरचना की ब्लूप्रिंट की प्रतिलिपि बनाना शामिल है। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं के रूप में माता पिता की अगली पीढ़ी तक वंशानुगत गुणों संबंधी सूचना होती है। कोशिका केंद्रक में स्थित डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत है। कोशिकाएं अपने डीएनए की प्रतियां बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग करती हैं। इसमें प्रजनन करने वाली कोशिकाओं को डीएनए की 2 प्रतिलिपि बनती हैं। वे एक दूसरे से अलग अलग निर्मित होती हैं। डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के साथ ही एक अतिरिक्त कोशिकीय तंत्र का निर्माण होता है तथा फिर डीएनए की प्रतियां अलग हो जाती हैं। इससे
प्रत्येक का अपना कोशिकीय तंत्र होता है। प्रभावी रूप से कोशिका विभाजन होकर दो कोशिकाओं को निर्मित करती है। डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में हर बार कुछ भिन्नताएं होती हैं। परिणाम स्वरूप उत्पन्न डीएनए प्रतियां मूल डीएनए के समान होती हैं लेकिन समरूप नहीं होती हैं। इसलिए बची हुई कोशिकाएं एक दूसरे के समान होती हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से भिन्न होती हैं। प्रजनन के दौरान परिवर्तन की यह अंतर्निहित प्रवृत्ति की ही विकास का आधार। भिन्नता का महत्व प्रजनन प्रक्रियाओं की आबादी की स्थिरता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में माता पिता की शारीरिक संरचना की विशेषताएं बनी होती हैं। यह नए जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशेष निकेत या परावास का उपयोग करने में सहायक है। वे निवास स्थान निकेत जीवों के नियंत्रण से भिन्न कारकों की वजह से परिवर्तित हो सकते हैं। पृथ्वी पर तापमान का अधिक या कम सकता है तथा जल का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है आदि है। यदि निकेत में भारी बदलाव किया गया तो संपूर्ण आबादी समाप्त हो सकती है। हालांकि यदि इन जीवों में कुछ भिन्नताएं मौजूद हों तो उनके चलने की कुछ संभावना होगी। इस प्रकार भिन्नता समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उपयोगी है। पादपों के जनन की विधियां अधिकांश पादप की जड़, तना और पत्तियां होती हैं। इन्हें पादप की कायिक अंग कहा जाता है। विकास की एक निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प आते हैं, बीज अंकुरित होते हैं और नए पौधों का निर्माण होता है। पुष्प पादपों प्रजनन का कार्य करते हैं। पादप अन्य पौधों या अपनी संतति को उत्पन्न करने की कई विधियों अपनाते हैं। दो प्रकार की वर्गीकृत किया जाता है। अलैंगिक प्रजनन, जिसमें पौधे बिना बीज के नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं, तथा लैंगिक प्रजनन, जिसमें नए पौधे बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में कायिक प्रवर्धन, यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जड़, तना, पत्तियां, कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। चूंकि प्रजनन पादप के कायिक अंगों के माध्यम से होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन के रूप में जाना जाता है। पुष्प कलिकाएं पुष्पों में विकसित होती हैं। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के नोड या पर्व संधि पर जुड़ने का स्थान में कलिकाएं होती हैं जो प्ररोह अंकुरों में विकसित होती हैं। इन कलिकाओं को कायिक कलिकाएं कहा जाता है। एक कलिका में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व अतिव्यापी पत्तियां मौजूद होती हैं। कायिक कलियों से भी नए पादप का विकास हो सकता है। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा अंकुरित पत्ती वाला पादप है। पादप की पत्तियों के किनारे पर कलिकाएं होती हैं। अगर इस पौधे की एक पत्ती नम भूमि पर गिरती है तो प्रत्येक कलिका से एक नए पौधे विकसित हो सकते हैं। कुछ पादपों की जड़ों में भी नए पादप विकसित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद, डहेलिया, कैक्टस जैसे पौधे तब नए पौधे उत्पन्न करते हैं जब उनके हिस्से कुछ पौधे के शरीर के अलग हो जाते हैं। प्रत्येक अलग हुआ हिस्सा एक नए पौधे में विकसित हो सकता है। कायिक प्रवर्धन का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए गन्ना, गुलाम या अंगूर जैसे कई पादपों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में किया जाता है। कायिक प्रवर्धन का द्वारा उगाए गए पौधे बीजों में उगाए गए पादपों की तुलना में पहले पुष्प और फल दे सकते हैं। ऐसी विधियां केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे पादपों के प्रसार को भी संभव बनाती हैं जिससे बीज निर्माण की क्षमता नहीं होती। कायिक प्रवर्धन का एक और लाभ यह है कि उत्पादित सभी पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं और उनमें उनके सभी गुण विद्यमान होते हैं। मुकुलन बडिंग, यह एक जीव के शरीर में कलिका या मुकुल के रूप में विकसित होता है। जैसे यीस्ट एक एकल कोशिका वाला जीव है, इसे केवल सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। यीस्ट कोशिका से निकलने वाले छोटे बल्बनुमा
बहिर्गत भाग को मुकुल या कली कहा जाता है। मुकुल धीरे धीरे बढ़ता है और मूल कोशिका से अलग हो जाता है और एक नवीन यीस्ट कोशिका का निर्माण करता है। नवीन यीस्ट कोशिका अंकुरित होती ही परिपक्व होती है और अधिक यीस्ट कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। कभी कभी मुकुलन से एक और मुकुल निर्मित निकलकर मुकुल श्रृंखला का निर्माण करती है। यदि यह प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है तो थोड़े समय में बड़ी संख्या में यीस्ट कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। विखंडन अपेक्षाकृत सरल शारीरिक संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में सरल प्रजनन कोशिकाएं काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा जैसे शैवाल परिपक्व होते हुए पौधे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये टुकड़े या खंड नई वेस्टियों में विकसित होते हैं। सभी बहुकोशिकीय जीव आसानी से विखंडन द्वारा विभाजित नहीं हो सकते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि वे केवल कोशिकाओं का एक यांत्रिक संग्रह नहीं है। विशिष्ट कोशिकाएं ऊतक के रूप में संगठित होती हैं तथा ऊतकों को अंगों में संगठित किया जाता है। उन्हें फिर शरीर में निश्चित स्थान पर व्यवस्थित किया जाता है। ऐसी सावधानी पूर्वक व्यवस्थित स्थिति में कोशिका विभाजन अव्यावहारिक होगा। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों को प्रजनन के अधिक जटिल तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में प्रयुक्त एक बहुआयामी बुनियादी रणनीति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं अलग अलग विशिष्ट कार्य करती हैं। ऐसे जीवों में प्रजनन की एक विशिष्ट कोशिका का कार्य है। जीवों में एक एकल कोशिका जो सही परिस्थितियों में बढ़ने, प्रसार करने और अन्य कोशिकाओं को बनाने में सक्षम है। जैसे शैवाल में जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो यह विखंडन द्वारा तेजी से बढ़ता है और गुणन करता है। एक शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाता है। ये खंड या टुकड़े कई नई वेस्टियों में विकसित होते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है और वे थोड़े समय में एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। जीवाणु निर्माण जीवाणु अलैंगिक प्रजनन निकाय है। उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रत्येक जीवाणु एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ होता है। अनुकूलन परिस्थितियों में एक जीवाणु अंकुरित होता है और एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। मॉस और फर्न जैसे पौधे जीवाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रेड मोल्ड राइजोपस में सूत जैसी संरचनाएं प्रजनन भाग नहीं होती हैं। छोटी छोटी ब्लॉब ऑन स्टिक संरचनाएं प्रजनन में शामिल होती हैं। ये ब्लॉब स्पोरेंजिया होते हैं जिनमें कोशिकाएं या जीवाणु के बीज जीवाणु होते हैं जो अंतः नई राइजोपस वेस्टियों में विकसित हो सकते हैं। जीवाणु मोटी भित्ति से ढके होते हैं जो उन्हें तब तक सुरक्षित रखती हैं जब तक वे किसी अन्य नम सतह के संपर्क में नहीं आ जाते हैं और वृद्धि करना शुरू नहीं कर देते हैं। लैंगिक जनन प्रजनन की लैंगिक विधि में प्रजनन के दौरान 2 अलग अलग वेस्टियों के डीएनए को संयोजित करने की प्रक्रिया शामिल है। इसमें एक बड़ी कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि नई पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की तुलना में दोगुनी हो जाती है, जिससे डीएनए द्वारा कोशिकीय तंत्र के नियंत्रण में गड़बड़ी होने की संभावना होती है। जैसे जैसे जीव अधिक जटिल होते जाते हैं, ऊतकों की विशेषताएं बढ़ती जाती हैं। विशिष्ट अंग की कोशिकाओं की विशेष वंशावली में गैर प्रजननशील कायिक कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी और डीएनए की मात्रा आधी होती है। यह कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। इस प्रकार जब दो वेस्टियों की ये प्रजनन कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के दौरान मिलकर एक नई वेस्टी का निर्माण करती हैं तो परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए सामग्री के पुनः स्थापना होती है। जैसे जैसे शरीर की संरचना जटिल होती जाती है, जनन कोशिकाओं भी
विशिष्ट होती जाती हैं। एक जनन कोशिका बड़ी होती है और उसमें भोजन के भंडार होते हैं, जबकि दूसरी छोटी और गतिशील होती है। परंपरागत रूप में गतिशील जनन कोशिकाओं में नर युग्मक कहा जाता है और संग्रहित भोजन युक्त जनन कोशिकाओं को मादा युग्मज कहा जाता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, आवृतबीजी पादपों में प्रजनन अंग पुष्प में स्थित होते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग बाह्य दल, पंखुड़ियों, पुंकेसर और स्त्री केसर है। पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के प्रजनन भाग में जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। एक ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे मक्का, खीरा, पपीता, तरबूज आदि। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों, गुलाब, पेटूनिका आदि। पुंकेसर नर प्रजनन अंग है। यह पीले रंग के परागण उत्पन्न करता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में मौजूद होता है और मादा प्रजनन अंग होता है। यह 3 भागों में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय है, जो बीज का भाग वर्तिका है और अंतिम भाग चिपचिपा हो सकता है, यह वर्तिकाग्र है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागण पुंकेसर में से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि पराग का यह स्थानांतरण उसी पुष्प में होता है तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। यदि पराग को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे परपरागण के रूप में जाना जाता है। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागण का स्थानांतरण वायु, जल ये जंतुओं जैसे वाहिकाओं द्वारा किया जाता है। निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के बाद कोशिका विकसित होती है, जिसे युग्मनज जाइगोट कहा जाता है। नर और मादा युग्मनज के संलयन युग्मनज बनाने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। युग्मनज एक भ्रूण में विकसित होता है। अंकुरण परागण के उपयुक्त वर्तिकाग्र तक जाने के बाद उसे अंडाशय में स्थित मादा जनन कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए परागण में एक नलिका निकलती है और अंडाशय तक पहुंचने के लिए वर्तिका से होकर गुजरती है। निषेचन के बाद युग्मनज कई बार विभाजित होकर बीजांड के रूप में भ्रूण का निर्माण करता है। बीजांड एक कठोर आवरण विकसित करता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तेजी से बढ़ता है और फल बनने के लिए पकता है और इस बीज पंखुड़ियाँ बाह्य दल, पुंकेसर और वर्तिका और वर्तिकाग्र सिकुड़ कर गिर जाते हैं। बीज में पादप या भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है। इस प्रक्रिया को अंकुरण जर्मिनेशन के रूप में जाना जाता है। फल और बीज का निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय एक फल के रूप में विकसित होता है, जैसे पुष्प के अन्य भाग में गिर जाते हैं। फल पका हुआ अंडाशय होता है। बीजांड में बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो एक सुरक्षात्मक बीज आवरण में बंद होता है। यह फल मांसल और रसीले होते हैं, जैसे आम, संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट। बीज प्रकीर्णन बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि पादप के बीज एक ही जगह पर गिरेंगे और उगेंगे तो सूर्य के प्रकाश, जल, खनिज और स्थान के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। नवीनतम बीज स्वस्थ पादपों में विकसित नहीं हो पाएंगे। पादपों को बीज के प्रसार पर्याप्त प्रकीर्णन के लाभ होता है। ये पादप और उसके अपने अंकुरों के बीज सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों की प्रतिस्पर्धा को रोकता है। ये पादपों के व्यापक वितरण के लिए नए पर्यावासों पर अधिकार रखने में भी सक्षम बनाता है। पादपों के बीजों और फलों का वायु, जल, जंतुओं द्वारा प्रसार किया जाता है।
साइनस, ड्रमस्टिक एवं मेपल दिफल। ये पंखयुक्त बीज, घास के हल्के बीज या आँख मदार के रोएदार बीज और सूरजमुखी के रोएदार फल वायु के साथ उड़कर दूर स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ बीजों का प्रसार जल के माध्यम से होता है। ये फल ये बीज आमतौर पर नारियल की तरह स्पंजी या रेशेदार बाह्य आवरण के रूप में तैरने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। कुछ जीवों का प्रसार जंतुओं द्वारा होता है, आमतौर पर कांटेदार बीज जिनमें हुक लगे होते हैं, जो जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। इसके उदाहरण हैं जैंथियम यूरेना। जब फल अचानक झटके से फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं। बीज मूल पौधों से दूर बिखरे जाते हैं। अरंडी और बालसम जैसे पादपों में ऐसा होता है। पादपों का संरक्षण। पृथ्वी पर पादप और जंतुओं की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं। ये मानव जाति कल्याण और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पौधे जीवों के जटिल जाल को पोषण, आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करके एक आधारभूत भूमिका निभाते हैं। हालांकि हाल के दिनों में जीवों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन खतरे में पड़ गया है। निर्जलीकरण का अर्थ है कि वनों को काटना, उस भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना। वनों में वृक्षों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए काटा जाता है: कृषि करना, घर और कारखाने जलाना, फर्नीचर बनाना या ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग आदि। निर्वनीकरण के परिणाम इससे पृथ्वी का तापमान और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। भूजल स्तर में भी कमी आती है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ने से वर्षा तथा मृदा की उर्वरता और मृदा की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। वृक्षों की कमी के कारण वातावरण में मृदा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो सकती है। इससे मृदा का कटाव अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत को हटाने से निचली कठोर और चमकीली पथरीली परतें उभर आती हैं और इस मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है और ये कम उपजाऊ होती है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल और रेगिस्तान में बदल जाती है, जिसे मर्सरीकरण कहते हैं। वनों की कटाई से मृदा की जलग्रहण क्षमता में कमी आती है। यह मृदा की सतह से जल का भूमि में प्रवेश स्तर या मृदा की जल अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। इससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है और बाढ़ प्रतिरोध कम हो जाता है। निर्वनीकरण के प्राकृतिक कारण: तड़िक झंझा से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आग, सूखा, कीड़ों का संक्रमण जैसे छाल भृंग और बीमारियां जैसे डच एल्म रोग वन के विस्तृत क्षेत्रों को तबाह कर सकती है। निर्वनीकरण के मानव निर्मित कारण: कृषि, लॉगिंग और लकड़ी उत्पादन, बुनियादी ढांचे का विकास, खनन और शहरीकरण। वनीकरण का अर्थ है नष्ट हुए वनों से नए वृक्ष लगाकर उन्हें पुनः उगाए जाने वाले वृक्ष आमतौर पर उसी प्रजाति के होने चाहिए जो उन वन में पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। अगर वनों की कटाई वाले क्षेत्र लंबे समय तक खाली छोड़ दिए जाएं तो वृक्ष पुनः उग जाते हैं। प्राकृतिक वनीकरण में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का संरक्षण, संवर्धन तथा वनों में या उनके निकट रहने वाले लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कागज का पुनर्चक्रण:
1 टन कागज बनाने के लिए सतहपूर्ण विकसित वृक्षों की ज़रूरत होती है। इसलिए कागज को नष्ट करने से पहले उसे उसे कम से कम 5 से 7 बार सहेजना और पुनर्चक्रण करना चाहिए। कागज का पुनर्चक्रण करने से न केवल वृक्ष बचेंगे बल्कि कागज बनाने के लिए ज़रूरी ऊर्जा और जल की भी बचत होगी। इसके अलावा कागज बनाने में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रसायनों की मात्रा की भी कमी आएगी। जैवमंडल पृथ्वी का भाग है जिसमें सजीव मौजूद हैं या जीवन का समर्थन करते हैं। जैविक विविधता या जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की विविधता जिसमें आपसी संबंधों या पर्यावरण के साथ उनके संबंधों से है। वन और वन्य जीवों का संरक्षण